Hi everyone, welcome back to another video, and in this video we'll discuss about a drug that is known as ampicillin. Okay, so आज हम ampicillin के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, लेकिन बिफोर गोइंग टू द डिस्कशन पार्ट let me clarify that don't consume medicine without the doctor prescription. Okay, this video is only for educational point of view. Don't take medicine or drug without consulting the doctor. I clearly mentioned in past. Okay, so now let's deep dive into the ampicillin. Okay, so ampicillin basically क्या होता है? Ampicillin is an antibacterial agent. That means it is going whenever we take this medicine, it is used for a variety, it is used for the treatment of a variety of a bacterial infection. That's why it is mentioned anti means against, मतलब ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के विरुद्ध में जाकर के काम करेगा. ठीक है, ऑफ द पेनिसिलिन ग्रुप. तो एम्पीसिलिन में देखो पेनिसिलिन वर्ड आएगा, एम्पीसिलिन यहाँ पर सिलिन वर्ड आ रहा है, तो पेनिसिलिन में भी सिलिन वर्ड आ रहा है, तो ये पेनिसिलिन ग्रुप को जाएगा. विथ ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ बैक्टीरिसाइडल एक्टिविटी, इसके पास ब्रॉड स्पेक्ट्रम ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरिसाइडल एक्टिविटी होता है. ब्रॉड स्पेक्ट्रम कहने का मतलब होता है ग्राम पॉजिटिव में भी इफेक्टिव एंड ग्राम नेगेटिव में भी इफेक्टिव. ठीक है, सो बोथ पेनिसिलिन ससेप्टेबल ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, मतलब जो पेनिसिलिन के लिए ससेप्टेबल होगा उसके लिए भी ये ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म के लिए भी बहुत अच्छा काम करेगा, एंड मेनी कॉमन ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म जितने भी होता है उनके लिए भी काम करता है. नाउ ये कहाँ कहाँ पर यूज होता है? तो ससेप्टेबल बैक्टीरियल इन्फेक्शन के खिलाफ ये यूज होता है. ठीक है, आगे धीरे धीरे ये सारे मतलब वर्ड को मैं डिफाइन करूँगा. ओके, इसका आज एक वीडियो में ये कवर होने वाला नहीं है. हम क्या करेंगे, धीरे धीरे हमने आज एक ओवरऑल हमने पढ़ लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, हर एक वर्ड के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे. ससेप्टेबल बैक्टीरियल इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है, बैक्टीरिसाइडल कहने का मीनिंग क्या होता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम कहने का मीनिंग क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में कितने बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में कितने बैक्टीरिया है, तो इसके ऊपर हम डिटेल में स्टडी करेंगे. ठीक है, नाउ एम्पीसिलिन और कहाँ कहाँ पर यूज होता है? आपके एंडोकार्डिटिस में भी यूज होता है, हार्ट वाला केस में. ठीक है, टाइफॉइड फीवर मतलब एंडोकार्डिटिस, यहाँ पर ITIS वर्ड आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन. ठीक है, सो टाइफॉइड फीवर में भी पेनिसिलिन एम्पीसिलिन को हम यूज कर सकते हैं. मेनिंजाइटिस कहाँ पर प्रेजेंट है? ब्रेन के रिलेटेड जो भी आपका इन्फ्लामेशन होता है वहाँ पर मेनिंजिस होता है, एक लेयर होता है, तो उस लेयर में जो इन्फ्लामेशन होता है, जो सूजन होता है, उसको हम मेनिंजाइटिस कहते हैं. ठीक है, ये हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपको डीपली पढ़ाऊंगा. ठीक है, लिस्टेरिया इन्फेक्शन में आज सिर्फ वर्ड जानो, बाद में हम लिस्टेरिया इन्फेक्शन देखेंगे. ठीक है, लिस्टेरिया इन्फेक्शन में भी यूजफुल होता है. और कहाँ कहाँ पर यूज होता है? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में यूज होता है, मतलब मूत्र संबंधी जो भी संक्रमण होता है वहाँ पर भी हम एम्पीसिलिन को यूज कर सकते हैं. तो फटाफट एक क्विक रिवीजन कर लीजिए. एम्पीसिलिन क्या होता है? एंटीबैक्टीरियल एजेंट होता है. और क्या होता है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है, एंड ये एक एंटीबायोटिक है. ठीक है, ये ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म में भी इफेक्टिव होता है एंड ग्राम नेगेटिव में भी इफेक्टिव होता है. यूज क्या क्या होता है? ससेप्टेबल बैक्टीरियल इन्फेक्शन में हम इसे यूज कर सकते हैं.
एंडोकार्डिटिस मतलब हार्ट का जो लेयर होता है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, ठीक है। तो वहाँ पर एंडोकार्डिटिस में भी हम इसे यूज कर सकते हैं। टाइफाइड फीवर में भी यूज कर सकते हैं। मेनिंजाइटिस, ब्रेन इन्फेक्शन, मेनिंजिस जो जिसको बोलते हैं, तो वहाँ पर उस केस में हम यूज कर सकते हैं। लिस्टेरिया इन्फेक्शन में यूज कर सकते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी यूज कर सकते हैं। दीज आर द लिमिटेड यूजेस ऑफ द एम्पिसिलिन। इसके अलावा और भी मतलब बहुत सारे यूजेस होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर मेजर को जनरली कंसिडर किया है। करेक्ट। नाउ पहले अगर हम देखेंगे ससेप्टेबल बैक्टीरियल इन्फेक्शन में जनरली हमारा डोजिंग क्या रहता है, ठीक है। सो 250 mg से लेकर के 500 mg एवरी 6 आवर हमें देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? 250 से लेकर के 500 mg हमको देना पड़ेगा एवरी 6 आवर। एंड ये अडल्ट डोज है बेटा, अडल्ट डोज, ठीक है। ये अडल्ट डोज के कैटेगरी में आता है। तो अगर हमारे एक दिन में कितने घंटे आते हैं? 24 आवर। तो हर 6 घंटे में देंगे तो कितना हमारा फ्रीक्वेंसी रहेगा? 6 × 4 = 24 आवर। तो हम अगर इसकी फ्रीक्वेंसी को बात करेंगे तो मैं कह सकता हूँ 4 टाइम दे सकता हूँ, कह सकता हूँ ना, 4 टाइम दे सकता हूँ। तो 4 टाइम का मतलब क्या हुआ? 250 mg × 4, जितना हुआ उतना mg आप दे सकते हो। या फिर आप 500 mg × 4, जितना हुआ आप उतना mg एक दिन में दे सकते हो, ठीक है, चलेगा। नाउ ये ओरल रूट में आप दोगे। सो ओरल रूट में ये हो गया आपका डोज, ठीक है। उसी तरह से अगर हम IM या फिर IV केस की अगर हम देखेंगे तो ये IM में भी यूज हो सकता है, IV में भी यूज हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन लाइक क्रोनिक केस, एक्यूट केस, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे यूज कर सकते हैं। जनरली ये IV के लिए प्रिफर किया जाता है, लेकिन किसी कारणवश अगर हमको IV में अगर नहीं दे पा रहे हैं तो हमें IM को जाना पड़ेगा, ठीक है ना। उस केस में 1 से लेकर के 2 ग्राम हमको देना पड़ेगा एवरी 4 to 6 आवर। तो यहाँ पर 6 आवर है तो आप 4 घंटे दे सकते हो या 6 घंटे दे सकते हो। इसका मतलब आपको 6 टाइम या फिर आपको 4 टाइम दे सकते हो। जनरली अगर आप पूछोगे तो अडल्ट के लिए 1 ग्राम दिया जाता है, करेक्ट। एंड अगर आप डोज के हिसाब से देखोगे तो 50 mg से लेकर के 250 mg पर kg पर डे इन डिवाइडेड डोजेस एवरी 4 to 6 आवर। मान लीजिए किसी पेशेंट का बॉडी वेट हो गया आपका 50 kg, ठीक है, 50 kg। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या है? हम कंसीडर करेंगे 50 को, तो इसके साथ मैं क्या करूँगा? 50 kg इंटू हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो 50 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 2500 एंड ये हमारा mg आ गया। उसके बाद पर डे हमारा इतना आ गया। नाउ इसको मैं क्या करूँगा? ये जो 2500 mg हमारे पास जो आया, तो मैं क्या करूँगा? इसको मतलब एवरी 4 टाइम हम इसे दे सकते हैं। तो कैसे देंगे? 25,000 को हम 4 में क्या करेंगे? डिवाइडेड कर देंगे। तो जितना हमारा डोज आएगा, जितना mg डोज आएगा वो हमारा एक डोज हो जाएगा, करेक्ट। नाउ
और एक चीज़, आप मैक्सिमम डोज कितना दे सकते हो पैरेंटरल एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करेंगे तो 12 ग्राम पर डे आप दे सकते हो, मतलब एक दिन में आप 12 ग्राम तक दे सकते हो। ठीक है, ये आपको जानना चाहिए। कई बार होता है मैक्सिमम डोज पता नहीं होता है। मैक्सिमम डोज आपको सबसे पहले याद रखना है, क्योंकि जब पेशेंट का मतलब इन्फेक्शन सीवियर हो जाएगा तब आपको 1 ग्राम 2 ग्राम काम नहीं चलेगा, वहाँ पर 3 4 5 7 ऐसे करके 12 ग्राम पर्यंत हम दे सकते हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पर हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट एंड फेमस ब्रांड नेम के ऊपर। ठीक है, तो ब्रांड नेम में अगर हम देखेंगे तो ब्रो एडिसिलिन, जिसको बनाती है अल्केम कंपनी। ठीक है, अल्केम कंपनी, ये ब्रो एडिसिलिन हमारे लिए ब्रांड नेम हो जाएगा। एंड उसका जनरली जो डोसेज फॉर्म का जो फॉर्मूलेशन जो होता है वो कैप्सूल में आता है, इंजेक्शन में आता है, सिरप फॉर्म में आता है, ड्रॉप फॉर्म में आता है, 4 फॉर्म में आता है। अगर हम ब्रो एडिसिलिन ब्रांड नेम की अगर बात करेंगे तो कैप्सूल फॉर्म में हमारे लिए 250 mg 500 mg आपका क्वांटिटी अवेलेबल है। ठीक है, मतलब डोज अवेलेबल है। नाउ ये जो 250 mg 500 mg ये कितने कैप्सूल आता है, एक स्ट्रिप में जनरली 10 कैप्सूल आता है। ठीक है, 10 कैप्सूल आता है, यहाँ पर हमने मेंशन भी इसको कर दिया है। करेक्ट। नाउ इंजेक्शन फॉर्म में जो आता है वो जनरली 100 mg, ये एक ही क्वांटिटी में आएगा, मतलब 100 mg एट ए टाइम आप उसको लगाओगे। ठीक है, फटाफट। नाउ और एक फॉर्म में आता है 250 mg, लेकिन यहाँ पर जो क्वांटिटी होगा वो आपका 2 ml होगा, मतलब 2 ml में इतना मेडिकामेंट रहेगा। ठीक है, एंड और एक आता है 500 mg एंड इसमें कितना होता है 5 ml प्रेजेंट रहता है। इस जैसे इसमें 2 ml होता है, इस तरह से 5 ml यहाँ पर होता है ना। और एक आता है 1000 mg होता है, मतलब 1 ग्राम, तो यहाँ पर भी आपका 5 ml होता है। ठीक है, नाउ सिरप फॉर्म में जो आता है वो 125 mg आता है। सिरप फॉर्म जो बच्चों के लिए दिया जाता है 125 mg, ये आपका 30 ml में आता है। ठीक है, नाउ ड्रॉप की फॉर्म में जो आएगा, जो पूरे छोटे बच्चों के लिए दिया जाता है, 1 साल के अंदर जो बच्चे होते हैं तो उनके लिए 100 mg आता है एंड ये टोटली 10 ml आता है। ठीक है, ड्रॉप फॉर्म में आता है। नाउ ये हो गया आपका एम्पिसिलिन का एक ब्रो एडिसिलिन जो ब्रांड नेम होता है, ये 500 का। ठीक है, यहाँ पर देखो IM भी हम यूज़ कर सकते हैं और IV भी हम यूज़ कर सकते हैं। हमारा क्वांटिटी डोज कितना है 500 mg। ठीक है, अल्केम इसको बनाती है। ठीक है, नाउ पेडियाट्रिक डोसेज की अगर हम बात करेंगे, पेडियाट्रिक डोसेज की अगर हम बात करेंगे तो ससेप्टेबल इन्फेक्शन, मतलब बच्चों में जो अगर हम बात करेंगे, बच्चों में खास करके देखो बहुत सारे डोज होता है। हम क्या करेंगे, एक एक डोज को देखते जाएंगे। ठीक है, एंड इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसके लिए कोई मतलब ऐसा ट्रिक नहीं है, ये मैथमेटिक्स नहीं है जिसके लिए आपको कोई चीज़ समझना पड़ेगा। इसको आपको मतलब याद रखना है। याद कैसे रखोगे, इसको बार बार क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तभी जा कर के आप डोज को याद रख पाओगे। वैसे तो आजकल के जितने भी डोज होता है वो ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड होकर के आता है, तो डोज का इतना लोचा नहीं, या तो 100 mg में आएगा, या तो 250 में आएगा, या तो 500 में आएगा, या फिर 750 में आएगा, या फिर 1000 mg में आएगा, या फिर 2000 mg में आएगा। तो डोज के लिए आपको परेशान नहीं है, आपको जनरली परेशान होना पड़ेगा कि पेशेंट को किस टाइप का इन्फेक्शन हुआ है। एंड ये आपका भी काम नहीं, ये डॉक्टर का काम है। आइडेंटिफाई डायग्नोसिस करना ये डॉक्टर का काम है, ट्रीटमेंट प्लान भी डॉक्टर का काम है, लेकिन फिर भी आपको ये सब डोज याद रखना पड़ेगा। ठीक है, नाउ
अगर हम ससेप्टेबल बैक्टीरियल इन्फेक्शन की अगर बात करेंगे तो नियोनेटल जो एज होता है, जो कि 7 डेज के जो नीचे वाले जो बच्चा है, मतलब अभी अभी जो जन्म लिया है, ठीक है, एंड उसका जो वेट होगा वो अगर लेस देन 2 kg होगा, मतलब कुल मिला करके 2 kg अगर होगा, एंड बच्चा अभी बर्थ से लेकर के उसका जन्म 7 दिन तक हुआ है, मतलब कुल मिला करके 1 वीक अगर हुआ है, तो उस केस में हम IMIV अगर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को अगर हम सिलेक्ट करेंगे तो 50 से लेकर के 100 mg तक हम उसे दे सकते हैं पर kg पर डे, डिवाइडेड एवरी 12 आवर, मतलब दिन में कितनी बार दे सकते हैं, फ्रीक्वेंसी वाइज अगर हम देखेंगे 2 बार हम दे सकते हैं। तो इसके लिए एक कैलकुलेशन भी हम यहाँ पर करेंगे। मान लीजिए बच्चों का जो वजन है वो 2 kg है, तो इसको हम कंसिडर करेंगे, तो हम सबसे लोएस्ट नंबर पर हम ले जाते हैं। तो मान लीजिए हम 50 को यहाँ पर चूज कर रहे हैं, तो 50 एंड बच्चों का वेट हुआ 2 kg एंड तो कितना हुआ 100 mg पर डे, तो 12 आवर मतलब दिन में 2 बार देंगे, तो ये हो गया हमारा एक दिन का डोज। तो आप कितना दोगे, आप इसको 2 टाइम में दोगे, मतलब जो भी आपका टोटल एक दिन में जितना डोज आया आप उसको 2 भागों में क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो 2 भागों में अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 50 आएगा और एक 50 आएगा। तो 50 पहले सुबह सुबह आप इसे दे लो और रात को और 50 दे सकते हो, या फिर आप उसे क्या करोगे 100 mg एट ए टाइम दे भी सकते हो, ठीक है, 100 mg एट ए टाइम दे सकते हो, लेकिन ज़्यादा कंफर्टेबल होगा आप अगर 2 बार दोगे, ठीक है। नाउ अगर हम देखेंगे ये सिर्फ पेडियाट्रिक डोज का एक ही कैलकुलेशन है, ठीक है, और भी बहुत सारे डोज के मात्रा है, इस पर हम आगे चल करके देखेंगे, लेकिन हमने आज सिर्फ एक को सिलेक्ट किया है, ठीक है। नाउ अगर हम बात करेंगे प्रेगनेंसी एंड जो लैक्टेटिंग जो वोमेन होते हैं, क्या वो एम्पिसिलिन ले सकते हैं, क्या वो एम्पिसिलिन ले सकते हैं, तो इसका उत्तर ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेफ लिखा गया है। एंड ये प्रेगनेंसी के कैटेगरी में क्या आता है, कैटेगरी बी आता है। ये भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एम्पिसिलिन का प्रेगनेंसी कैटेगरी क्या होता है, कैटेगरी बी, व्हिच इज सेफ टू यूज, ठीक है। नाउ इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, एम्पिसिलिन बाइंड्स टू द पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन which in turn inhibit the final transpeptidation transpeptidation step of a peptidoglycan synthesis in bacterial cell wall। ये क्या करेगा, इनिबिट कर देगा, किसको इनिबिट करेगा, ट्रांसपेप्टिडेशन स्टेप को इनिबिट करेगा, एंड किसका, पेप्टिडोग्लाइकन सिंथेसिस का, ठीक है। तो ये अगर सिंथेसिस हो जाएगा तो बैक्टीरिया अपना सेल वॉल बना सकता है। अगर हम इसको इनिबिट कर देंगे तो बैक्टीरिया अपना सेल वॉल नहीं दे सकता है, एंड सेल वॉल अगर रप्चर हो जाएगा तो बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। नाउ दिस स्टॉप बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस एंड इवेंचुअली लीड्स टू बैक्टीरियल सेल लाइसिस भाया बैक्टीरियल सेल वॉल ऑटोलाइटिक एंजाइम एक्टिविटी, मतलब ये ऑटोमेटिकली लाइसिस करेगा। लाइटिक मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है। जो भी एंजाइम एक्टिविटी होता है उसको ये ब्रेक डाउन कर देगा। ब्रेक डाउन होने से बैक्टीरिया सरवाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका सेल वॉल डैमेज हो चुका है, रप्चर हो चुका है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमारे लिए ख़त्म हो गया। नाउ एडवर्स ड्रग रिएक्शन के ऊपर हम देखेंगे। यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है फ्रीक्वेंसी नॉट डिफाइंड, मतलब ये कितनी बार होता है अब तक इसका कोई डाटा नहीं आया है, लेकिन हमको वो चीज़
जानना भी पड़ेगा। तो नर्वस सिस्टम रिलेटेड अगर हम एडवर्स ड्रग रिएक्शन देखेंगे कि अगर कोई पेशेंट एम्पिसिलिन यूज कर रहा है तो नर्वस सिस्टम में क्या क्या एडवर्स ड्रग रिएक्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपका ब्रेन डिजीज रिलेटेड आपका एडवर्स ड्रग रिएक्शन देखा जा सकता है। ग्लोसैल्जिया आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ये टर्म के ऊपर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सीजर आपको हो सकता है, सोर माउथ हो सकता है, माउथ में सोर हो जाएगा, ठीक है। डर्माटोलॉजिक अगर हम देखेंगे स्किन रिलेटेड इन अगर देखेंगे एडवर्स ड्रग रिएक्शन तो एरिथेमा मल्टीफॉर्म आपको देखने को मिलेगा। एक्सफोलिएटिव डर्माटिटिस आपको देखने का मिलेगा। स्किन रैश आपको देखने को मिलेगा और टिकारिया आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम की अगर हम बात करेंगे कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम में कोई पेशेंट अगर एम्पिसिलिन यूज कर रहा है तो क्या क्या एडवर्स ड्रग रिएक्शन देखने को मिलता है। तो आपको डायरिया देखने को मिलेगा, नौसिया, वॉमिटिंग एंड डायरिया, ये हमेशा कॉमन होता है ना। और एक होता है एंटेरोकोलाइटिस, मतलब इन्फ्लामेशन हो जाएगा। ग्लोसाइटिस इन्फ्लामेशन, मेलानोग्लोसिया ये हो सकता है। कैंडिडियासिस, ठीक है, ये वर्ड आपने कई बार सुना भी होगा। सीउडो मेम्ब्रानस कोलाइटिस, ठीक है। स्टोमाटिटिस, नोजिया, वोमिटिंग। तो ये गैस्ट्रोइंटेस्टिनल में इतने सारे एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता है। नाउ हेमाटोलॉजिक ब्लड रिलेटेड जो होता है, एग्रानुलोसाइटोसिस होता है, इओसिनोफिलिया होता है, ल्यूकोपेनिया होता है, हेमोलाइटिक एनीमिया भी होता है। हेपाटिक लिवर रिलेटेड क्या होता है, इंक्रीज्ड सेरम एएसटी लेवल, ठीक है, सेरम एएसटी लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में एनाफाइलेक्सिस होगा। एंड और एक इम्पोर्टेंट बात होता है 1% लेस देन होता है, लेकिन इसको सर्विलेंस के बाद ये पता चला है, इसलिए मैंने लिखा है पोस्ट मार्केटिंग। सो पोस्ट मार्केटिंग में हमें ये पता चला कि ये डिसग्यूसिया एक एडवर्स ड्रग रिएक्शन करता है। नाउ इंटरेक्शन को हम देखेंगे कि ये ड्रग किसके साथ इंटरेक्शन करने से क्या होता है एंड हमें क्या करना चाहिए। मान लीजिए एम्पिसिलिन को अगर आप एलोप्यूरिनल के साथ कंज्यूम करते हो तो क्या होगा। तो एलोप्यूरिनल क्या करेगा, में इंक्रीज द रिस्क ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी टू एम्पिसिलिन, मॉनिटर द थेरापी, ठीक है। अगर आप एलोप्यूरिनल को एम्पिसिलिन के साथ ले रहे हो तो ले तो सकते हो, लेकिन थेरापी को मॉनिटर भी करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि ये इंक्रीज कर देता है द रिस्क ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी टू एम्पिसिलिन, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन बढ़ जाएगा, तो इसीलिए थेरापी को मॉनिटर करना पड़ेगा। नाउ बीसीजी वैक्सीन के साथ इसका क्या प्रॉब्लम है, एम्पिसिलिन में डिमिनिश द थेराप्यूटिक इफेक्ट ऑफ बीसीजी वैक्सीन। बीसीजी वैक्सीन के साथ अगर हम एम्पिसिलिन लेते हैं तो क्या होगा, एम्पिसिलिन थेराप्यूटिक इफेक्ट को डिमिनिश कर देगा, मतलब एम्पिसिलिन जो बीसीजी वैक्सीन का जो थेराप्यूटिक इफेक्ट है इसको डिक्रीज कर देगा, इसको डिमिनिश कर देगा, कम कर देगा। तो इसीलिए बीसीजी वैक्सीन के साथ आपको एम्पिसिलिन नहीं लेना है। क्लोरामफेनिकल क्या करेगा, में डिमिनिश द थेराप्यूटिक इफेक्ट ऑफ एम्पिसिलिन, मॉडिफाई द थेरापी। जहाँ पर मॉडिफाई द थेरापी वर्ड आया है ना, तो इस केस में आपको क्लोरामफेनिकल के साथ एम्पिसिलिन आपको नहीं लेना है, क्योंकि थेरापी को यहाँ पर मॉडिफाई करने के लिए कहा गया है। एम्पिसिलिन के साथ क्लोरामफेनिकल आप नहीं ले सकते हो। कोई पूछेगा क्यों नहीं ले सकते हो, क्योंकि क्लोरामफेनिकल क्या करेगा, थेराप्यूटिक इफेक्ट को कम कर देगा। किसका, थेराप्यूटिक इफेक्ट ऑफ एम्पिसिलिन, एम्पिसिलिन का थेराप्यूटिक इफेक्ट को कम कर देगा। कौन, क्लोरामफेनिकल, ये आपको याद होना चाहिए। मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक, तो मैक्रोलाइड क्या करेगा, में डिमिनिश द थेराप्यूटिक इफेक्ट ऑफ एम्पिसिलिन, मॉडिफाई द थेरापी, मतलब आपको चेंज करना पड़ेगा। मैक्रोलाइड के साथ एम्पिसिलिन आप नहीं ले सकते हो, क्योंकि ड्रग इंटरेक्शन होगा, ठीक है।
और एक बात होता है सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड के साथ क्या ड्रग रिएक्शन करेगा? सो सल्फोनामाइड में डिमिनिश द थेराप्यूटिक इफेक्ट ऑफ एम्पिसिलिन, मॉडिफाई द थेरापी। जहाँ पर मॉडिफाई द थेरापी मतलब मिलेगा, इसका मतलब आपको ड्रग ड्रग इंटरेक्शन देखने को मिलेगा, तो आपको ये नहीं लेने का। तो सल्फोनामाइड में डिमिनिश द थेराप्यूटिक इफेक्ट ऑफ एम्पिसिलिन। भाई आप एम्पिसिलिन क्यों कंज्यूम कर रहे हो? क्योंकि आपको इसके रिलेटेड कोई डिजीज हुआ है। अगर आपको डिजीज हुआ है और डिजीज से आप क्योर करना चाहते हो, तो आपको एम्पिसिलिन ज़्यादा इफेक्टिव मिलना चाहिए। लेकिन सल्फोनामाइड क्या करता है? एम्पिसिलिन का इफेक्ट को डिमिनिश कर देता है। अगर ये डिमिनिश करेगा तो क्या आपका डिजीज क्योर होगा? नहीं होगा। तो सल्फोनामाइड के साथ क्यों लोगे? कोई ज़रूरत नहीं। टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन के साथ भी आप नहीं ले सकते हो। टेट्रासाइक्लिन में डिमिनिश द थेराप्यूटिक इफेक्ट ऑफ एम्पिसिलिन, मॉडिफाई द थेरापी। मॉडिफाई द थेरापी हर जगह में आपको देखने को मिलेगा। नाउ कॉन्ट्राइंडिकेशन एंड वार्निंग की अगर हम बात करेंगे कि किस क्या क्या हमें वार्निंग देखने को मिलेगा, एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब कॉन्ट्राइंडिकेशन वर्ड जहाँ पर आया इसका मतलब वहाँ पर आप ड्रग को नहीं ले सकते हो, सीधी सी बात है। हाइपर सेंसिटिविटी टू एम्पिसिलिन और अदर पेनिसिलिन, जैसे कि क्लोक्सासिलिन, जितने भी पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, ठीक है, अदर पेनिसिलिन जो भी होगा, ठीक है, और एनी कंपोनेंट ऑफ द फॉर्मुलेशन, मतलब अगर एम्पिसिलिन किसी के साथ कॉम्बाइंड डोसेज फॉर्म के अंतर्गत आता है, वहाँ से अगर कोई एक फॉर्मुलेशन मान लीजिए जो भी इसके साथ कंबाइन होता है, वो अगर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन डेवलप करता है एम्पिसिलिन के साथ, तो आप उसको नहीं ले सकते हो, ये सीधा मना है। दूसरा है इन्फेक्शन कॉज्ड बाय पेनिसिलिनेज प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म क्या करता है? पेनिसिलिनेज ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, तो उस केस में भी आपको ये नहीं लेना है एम्पिसिलिन, ठीक है। एंड इंक्रीज्ड रिस्क, मतलब एम्पिसिलिन को अगर हम यूज करते हैं तो किस मतलब इसका रिस्क कौन सी क्षेत्र में ज़्यादा होता है? जैसे कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, तो ये बढ़ जाएगा। मान लीजिए एम्पिसिलिन आप ले रहे हो, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आ रहा है, तो ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो जाएगा, आपका रिस्क बढ़ जाएगा। तो रिस्क बढ़ जाएगा तो इसको हमें नहीं लेने का। रैशेस, अगर बहुत ज़्यादा रैशेस आ रहा है तो आप इसे नहीं ले सकते हो, क्योंकि फिर बहुत रिस्क हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर ऐसा कोई रैशेस आ रहा है तो तुरंत क्या करोगे? डॉक्टर को कंसल्ट करोगे, ठीक है। अल्टीमेट आपको डॉक्टर ही बचाएंगे। नाउ फंगल और बैक्टीरियल सुपर इन्फेक्शन अगर आपको हुआ है, इंक्लूडिंग क्लोस्ट्रीडियोइडेस, जिसको पूर्व में क्या जाना जाता है? क्लोस्ट्रीडियम के रूप में जाना जाता था। सो क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल एसोसिएटेड डायरिया, जो डायरिया क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल के साथ एसोसिएटेड है, एंड स्यूडो मेम्ब्रानस कोलाइटिस, ठीक है, तो इस क्षेत्र में ये रिस्क होता है, ठीक है। तो इस केस में भी आप नहीं ले सकते हो। यूज विथ कॉशन, मतलब हम यूज कर सकते हैं लेकिन एहतियात के साथ। आस्थमाटिक पेशेंट में यूज तो कर सकते हो लेकिन आपको सतर्कता यहाँ पर रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आस्थमाटिक पेशेंट को आप एम्पिसिलिन दे करके घूम रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है। आस्थमाटिक पेशेंट अगर आ रहा है तो उसका मॉनिटरिंग पैरामीटर जो भी होगा उसको आपको प्रॉपरली मॉनिटर करना पड़ेगा ना। उसके बाद पेशेंट विथ इन्फेक्टियस मोनोन्यूक्लियोसिस, इस क्षेत्र में आपको भी सतर्कता रखना पड़ेगा। इन पेशेंट विथ रेनल इम्पेयरमेंट, जिसका रेनल ठीक से काम नहीं कर रहा है, किडनी ठीक से काम नहीं कर रहा है, प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है, तो उस केस में भी यूज तो कर सकते हो लेकिन सावधानी के साथ। नाउ हम कुछ जनरल कंसिडरेशन के बारे में बात करेंगे। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अगर हमारा इंट्रामस्कुलर होगा तो उस क्षेत्र में इंजेक्ट डीप आईएम इनटू द लार्ज मसल मास, मतलब डीप मास एरिया में आपको आईएम इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, ये आपको पता होना चाहिए। देन अगर डायरेक्ट आईवी बोलस अगर हम एडमिनिस्टर करेंगे तो इसके रिगार्डिंग हमें कुछ साधारण सा बात हमें याद होना चाहिए, जैसे कि एडमिनिस्टर ओवर 3 to 5 मिनट
फॉर 125 से लेकर के 500 mg जितने भी फॉर्मुलेशन होता है, अगर आप उसको IV में दे रहे हो तो कम से कम 3 से लेकर के 5 मिनट तक आपको देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि रैपिड इन्फ्यूजन करोगे, ठीक है। एंड 10 से 15 मिनट लगेगा किसके लिए, 1 से लेकर के 2 ग्राम जो एम्पिसिलिन होता है। मोर रैपिड इन्फ्यूजन में कॉज सीजर, अगर आप बहुत जल्दी से पुश करोगे तो ये क्या कर सकता है, सीजर कर सकता है, ठीक है। तो सीजर से बचने के लिए आपको ये जो जितने मिनट दिया जाता है ना, इसको जितना हो सके फॉलो करना, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 3 से 5 मिनट अगर लिखा गया है तो 3 से 5 मिनट आपको देना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं मतलब जल्दी जल्दी में आप दोगे, ठीक है। अगर हम ओरल की अगर हम बात करेंगे, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ, आजकल के मतलब इतना अनएथिकल प्रैक्टिस होता है। कोई बंदा अगर किसी को इंजेक्शन दे रहा है, जो जितना फास्ट इंजेक्शन देता है लोग आज के डेट में कहते हैं कि ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, और जो बंदा लेट बहुत धीरे सुस्ते इंजेक्शन देता है उसको लोग क्या कहते हैं, इसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। दरअसल लोग को ये बात पता नहीं है कि अगर आप ज़्यादा जल्दी में दोगे ना तो सीजर आपको डेवलप होगा, ठीक है। तो ये आम लोगों को ये पता होना चाहिए कि इतना मिनट तो आपको लगेगा ना भाई, हम आपको डायरेक्ट IV बोलस दे रहे हैं तो इतना तो मिनट आपको लगेगा ना। 3 से 5 मिनट ऑफिशियल डाटा कह रहा है, तो ऑफिशियल डाटा तो गलत नहीं हो सकता है ना, ठीक है। नाउ ओरल की अगर हम बात करेंगे, ओरल में एडमिनिस्टर्ड ऑन एन एम्प्टी स्टोमक, तो एम्पिसिलिन जो होता है, ये हमने जो आज पढ़ा है एम्पिसिलिन, ठीक है। तो एम्पिसिलिन किस जनरली कहाँ गए, तो अगर हम ओरल रूट में एम्पिसिलिन को ले रहे हैं मतलब टैबलेट कैप्सूल के रूप में, तो इसको एम्प्टी स्टोमक में हमेशा हमें लेना पड़ेगा विथ ए फुल ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। 1 ग्लास वाटर पूरा हमें पीना है एंड 30 मिनट प्रायर टू और 2 आवर आफ्टर मील। अगर आप खाने के बाद अगर लोगे तो 2 घंटे बाद इसे खाना, मतलब आप अभी खाओगे और 2 घंटा बीत जाएगा, उसके बाद आपको मेडिसिन कंज्यूम करना है, या फिर 30 मिनट पहले आप क्या करोगे, मेडिसिन खाओगे, उसके बाद आप फूड कंज्यूम करोगे, उसके बाद जिंगा लाला, ठीक है। नाउ टू इंक्रीज टोटल ऑब्जर्प्शन, ये क्यों किया जाता है, क्योंकि ड्रग का टोटल ऑब्जर्प्शन को इंक्रीज करने के लिए बिफोर फूड दिया जाता है, एंड वो भी 30 मिनट पहले, ठीक है। एंड यहाँ पर मॉनिटरिंग पैरामीटर के रूप में क्या क्या मॉनिटर किया जाता है, क्योंकि एम्पिसिलिन जब आप दोगे पेशेंट को, ऐसा तो नहीं आप घूमने जाओगे, तो मॉनिटरिंग पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विथ प्रोलॉन्ग्ड थेरापी, अगर ज़्यादा समय तक पेशेंट का एम्पिसिलिन में थेरापी हो रहा है तो मॉनिटर रेनल मतलब किडनी रिलेटेड फंक्शन जितने भी होते हैं उनको आपको टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। हेपाटिक टेस्ट, हेमाटोलॉजिक ब्लड रिलेटेड टेस्ट, ये आपको समय समय पर करना पड़ेगा, ठीक है। ऑब्जर्व साइन एंड सिम्टम ऑफ एनाफाइलेक्सिस ड्यूरिंग द फर्स्ट डोज, जब पहली बार किसी को एम्पिसिलिन एडमिनिस्टर्ड करोगे तो एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन का जितने भी साइन एंड सिम्टम इसको ऑब्जर्व करोगे, एंड उस हिसाब से आपका ट्रीटमेंट प्लान भी चलेगा, ठीक है। नाउ ये भी आपका डॉक्टर का काम है, ये जितनी बात मैं बता रहा हूँ ना, ये सारा का सारा डॉक्टर का काम है, लेकिन आपको पता भी होना चाहिए। नाउ एक्सेस कल्चर एंड सेंसिटिविटी प्रायर टू स्टार्टिंग द थेरापी, एम्पिसिलिन रिलेटेड अगर कोई भी मान लीजिए किसी को एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक देते हो तो इसका पहले कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट आपको कर लेना चाहिए, ताकि आप ये इंश्योर हो सकें कि ये एंटीबायोटिक इफेक्टिव है या नहीं है, ठीक है। एंड दूसरा होता है ऑब्टेन CBC विथ डिफरेंशियल, ठीक है। कंप्लीट ब्लड काउंट आपको करना पड़ेगा टेस्ट,
टेस्ट फॉर क्लोस्ट्रीडियोइडिस फॉर्मरली नोन एज क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल एसोसिएटेड विथ डायरिया इन पेशेंट डेवलप डायरिया। ठीक है, जो भी क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल डायरिया के साथ जो जुड़ा है ये क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल, इफ पेशेंट डेवलप डायरिया, अगर पेशेंट के पास डायरिया है एंड ये डायरिया का कारण अगर क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल है तो उसके लिए आपको टेस्ट करना पड़ेगा एंड उस हिसाब से सारे चीज़ आगे काम करेगा। ये जनरली आपको एक आइडिया होना चाहिए, वैसे आपको इतना जानने का ज़रूरत भी नहीं है, ये जनरली डॉक्टर का काम है, क्योंकि इसके रिलेटेड मान लीजिए कोई टेस्ट कुछ भी आ रहा है तो मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आएगा तो आगे चल कर के जो भी सिचुएशन या सिनेरियो आएगा वो डॉक्टर का काम है, तो डॉक्टर इसे करेंगे। नाउ इसी के साथ हम क्या करेंगे, आज के वीडियो को समाप्त करेंगे। सो टिल देन बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।